हयवरट अर्थ क्या करेंगे हम लोग सूत्र का? ह य व र इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वाश्च अन्ते तकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन षष्ठोटि इति अकारेण। हयवरट के ट अनुबंध से एक ही प्रत्याहार बनता है और वो भी अट बनता है षष्ठोटि अकार अथवा अट को पंग में वायपी या आप ले सकते हैं। अब एक नई शंका रखते हैं यहाँ पर, कहते हैं अयम रेफः यकारात् परः उपदिश्यते। ह य व रट सूत्र है, ठीक है ना, जिसमें रेफ है र, उसको यकारात् परः उपदिश्यते यानी य के बाद रखा गया है, मतलब जैसा है ह य व र, ठीक है। तस्य यर ग्रहणेन य ग्रहणेन च ग्रहणे सति स्वर नयति प्रातर नयति इत्यत्र यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति अनुनासिकः प्राप्नोति। मद्रह्रदः भद्रह्रदः इत्यत्र द्विर्वचनं प्राप्नोति अचोरहाभ्याम द्वे इति। कहते हैं कि आपने रेफ को य के बाद पढ़ा तो रेफ जो है वो य प्रत्याहार में भी आएगा और यर प्रत्याहार में भी आएगा। किस किस में आएगा? य प्रत्याहार में भी आएगा और यर प्रत्याहार में भी आएगा। अब जब रेफ य अथवा यर प्रत्याहार में आएगा तो उससे क्या दोष आएगा कि जो हमें कार्य नहीं इष्ट है वो भी होने लग जाएंगे। जैसे स्वर नयति, क्या है आपका? स्वर नयति, ये भी पूर्व पक्ष है, ठीक है। स्वर नयति अलग अलग करेंगे हम इसको, स्वर नयति, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, क्या अर्थ है इसका? अनुनासिके परतः यरः अनुनासिको भवति। यर के परे रहते अनुनासिक को अनुनासिक के परे रहते यर को अनुनासिक होता है। ये न अनुनासिक है, यर में रेफ आ गया तो अनुनासिक परे रहते यर को अनुनासिक होने लगेगा। अब रा का अनुनासिक क्या बनेगा बताओ? रा का स्थान क्या है? मूर्धा है, ऋतु रसा मूर्धन्यः, तो उससे मिलता जुलता उसका अनुनासिक वर्ण क्या आएगा? न। तो क्या प्राप्ति होने लगेगी? स्वर्णयति। क्या रूप प्राप्त होता है? स्वर्णयति, ऐसा रूप प्राप्त होता है। आया समझ में? यदि हम रेफ को पहले रख दें और क्या सूत्र बना दें? ह र य वट, क्या बना दें? ह र य वट, तब तो यर में रेफ नहीं आएगा, ठीक है, और पुष भी नहीं रहेगा। तो रेफ को बाद में पढ़ रहे हैं तो वो यर प्रत्याहार में आ रहा है, जिसके कारण से रेफ को अनुनासिक के परे रहते अनुनासिक की प्राप्ति होती है। ये दोष आता है। दोष समझ में आ गया? दूसरा दोष क्या है? मद्रह्रदः भद्रह्रदः, मद्रह्रदः भद्रह्रदः, यहाँ पर भी देखो भद्रह्रदः, इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? हद आगे र, है ना, आगे भद्रह्रदः। यहाँ पर क्या होगा? अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र लगेगा। क्या सूत्र लगेगा? अचोरहाभ्याम द्वे, और वो क्या करता है? अच से उत्तर, है ना, जो रेफ और हकार, अचोरहाभ्याम द्वे, मद्र हो गया, आगे हृदय में आइए। कहाँ पर आइए? हृदय को अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ह अलग, र अलग, और आगे आ। सूत्र कहता अच से उत्तर जो रेफ और हकार, सूत्र का अर्थ क्या है? अच से उत्तर जो रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उसको द्वित्व होता है, ठीक है। अच क्या है? द्र का अ, मद्रह्रदः, तो मद्र का जो अ, उस अच से उत्तर, कापी में स्थिति लिखिए स्पष्ट, तब वो क्लियर होगा। आपकी कापी एकदम खुली रहनी चाहिए हर समय, ठीक है। द्र का अ, उस अच से परे ह, हृदय का ह, अकार आ गया समझ में? रेफ और हकार में से कोई एक चीज होनी चाहिए। उससे परे जो यर,
उसको क्या हो जाता है, द्वित्व होता है। तो यहाँ पर दो रेफ का श्रवण प्राप्त होता है। सूत्र की शर्त घट गई है। मद्र के अच से परे ये हकार है, उससे परे जो यर है रेफ यर में आ रहा है, इसको द्वित्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर दो र का श्रवण होगा, मद्र हृदः भद्र हृदः। कहाँ पे दो रेफ का श्रवण होगा, हृदय के रेफ में। आगे समझ में, द्र का अच, उससे परे हृदय का हकार, उससे परे यर का रेफ, उसको द्वित्व की प्राप्ति होती है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। द्विवचनम प्राप्नोति अचोरहाभ्याम द्वे इति। और एक दोष और है, कुंडम रथेना वनम रथेना। क्या है, कुंडम रथेना वनम रथेना। दो दोष हो चुके यर के, तीसरा दोष है य का। कुंडम रथेना, ठीक है, अनुस्वार से यही परस वर्ण, रेफ के परे रहते, क्योंकि ये य में आ गया तो य के परे रहते अनुस्वार को परसवर्ण की प्राप्ति होती है और कुंडन रथेना ऐसा रूप प्राप्त होता है। आगे सुनिए, ये तीन दोष हैं। क्यों दोष आए ये तीनों, क्योंकि जो रेफ है वो यकार से बाद में रखते हैं। यदि यही रेफ कहाँ पर होता, या से पहले होता, तो य और यर में रेफ नहीं आता, और जब नहीं आता तो कोई दोष नहीं था। ठीक है, इसलिए तात्पर्य इनका है कि आप रेफ को पहले कर देते तो ज़्यादा सही रहता। दोष समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, पूर्व पक्ष कहते नहीं सदोष है ना। अब इसमें यही रहेगा, पहले इतने अच्छी तरह से दोष आपके दिमाग में बैठा देंगे कि हाँ ये तो दोष है, उसके बाद फिर क्या कहेंगे, नहीं सदोष। ये तो तीन ही दोष थे, 11 दोष आ जाएंगे और बाद में कह देंगे नहीं सदोष, ये तो कोई दोष नहीं है। ये तो क्या है, आपने समझने में भूल की है। क्या है, कहते हैं देखिए, आकृतौ पदार्थे समुदाये सकृद लक्ष्ये लक्षणम प्रवर्तते। दो पक्ष होते हैं बच्चों, एक होता है आकृति पक्ष और एक होता है व्यक्ति पक्ष। शास्त्र में जो कार्य करने का तरीका है, व्यक्ति पक्ष में क्या होता है, आपको पारिभाषिक में बताया था ये है ना। व्यक्ति पक्ष में क्या होता है कि हर सूत्र हर उदाहरण में लगना चाहिए, तब उसकी चरितार्थता है। आइए समझ में, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि यहाँ पर आपको 1 रुपये, मतलब यहाँ पर 100 रुपये दान करने हैं, तो कक्षा का हर व्यक्ति 100 रुपये दान करेगा। आगे समझ में, तो ये तो क्या हो गया, व्यक्ति पक्ष हो गया। व्यक्ति पक्ष में क्या होगा, हर सूत्र हर उदाहरण में घटेगा, हर सूत्र हर उदाहरण में घटेगा, और जितने अंश में घटेगा उतने में कार्य कर देंगे। समझ में आ गई बात। एक होता है आकृति पक्ष। आकृति पक्ष में क्या होता है कि यदि वो सूत्र किसी एक उदाहरण में भी चरितार्थ हो गया है, यदि वो सूत्र किसी एक उदाहरण में भी चरितार्थ हो गया है, तो उस सूत्र की सार्थकता समझी जाएगी। और अब जब एक ही उदाहरण में सूत्र की चरितार्थता समझी जानी है, सार्थकता समझी जानी है, तो फिर क्या होता है कि जहाँ पर वो अच्छी तरह से घटता है, पूरा घटता है, तब उसको फिर हम क्या करते हैं, उस सूत्र को हम चरितार्थ मान लेते हैं। फिर अन्य उदाहरणों में घटे या ना घटे, आप इसको और भी तरीक़ों से घटा सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई प्रतियोगिता रखते हैं, वाग्वर्धनी सभा रखते हैं, हम लोग कहते हैं कि सभी कक्षाओं को बोलना है, चाहे जो जितना भी बोले सबके लिए अनिवार्यता होती है। तो सबके लिए अनिवार्य होना आपका व्यक्ति पक्ष हो गया। एक हो गया कि हर कक्षा से एक होना चाहिए, तब उसमें कैसे छाटा जाएगा, जो एकदम सबसे अच्छा ऑलराउंड बिल्कुल फिट फाट, उच्चारण भी सही होगा, विषय वस्तु भी सही होगी, और प्रस्तुति भी सही होगी, स्मरण भी सही होगा, मतलब अच्छी तरह से जो पूरा वो रहेगा। यदि एक ने भी उसका प्रतिनिधित्व कर दिया तो मान लेते हैं कि हाँ भाई इस कक्षा की प्रतिभागिता इसमें हो गई। बस समझ में आ गई। ऐसे ही सूत्रों में चलता है। यदि व्यक्ति पक्ष मानेंगे तो हर उदाहरण में हर सूत्र लगना चाहिए। ठीक है, अब उसमें जितने भी अंश, यदि थोड़ा सा भी अंश घट गया तो लगेगा हाँ ये सूत्र इसमें लगा दिया जाए। और आकृति पक्ष में क्या होगा कि बिल्कुल एक भी सूत्र, एक भी उदाहरण में वो सूत्र चरितार्थ होना चाहिए, किंतु पूरा का पूरा घटना चाहिए। दो चीज़ें समझ में आ गई। अब आप इसको समझिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कहते हैं आकृतौ पदार्थे समुदाये सकृद लक्ष्य लक्षणम प्रवर्तते। निशान लगा लो इसमें।
ये बहुत मतलब एक सिद्धांत की चीज़ है ये। लाल निशान लगाना, लाल पेन से, है ना। कहते हैं कि आकृति पदार्थ में क्या होता है, लक्ष्य लक्षणम सकृत प्रवर्तते। उदाहरणों में सूत्र एक बार लगेगा, एक बार लग गया, अब उसके बाद क्या होगा, इत्य तस्मिन दर्शने, इस सिद्धांत में, दर्शन करते हैं पर क्या है, सिद्धांत है। तो आकृति पदार्थ में उदाहरणों में सूत्र एक बार लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस सिद्धांत में यरोनुनासिकेनुनासिको वा अंतरतमः भवति इत्येवं एतत् प्रवर्तते। अनुनासिक के परे रहते यर को अनुनासिक होता है, किंतु उसमें क्या होगा कि एक ही बार सूत्र को लगना है। अब जब एक ही बार लगना है सूत्र को, तो हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल जो सर्वथा अंतरतम हो, थोड़ा बहुत मिलजुल रहा हो नहीं, बिल्कुल पूर्णतया जो अंतरतम हो, हम उसी को कर लेंगे, उसी को करेंगे और बाकियों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। भवति इत्येतत् प्रवर्तते तद अनेन गकारादीनां गकारादयः ये यथास्वं स्थानतः गुणतश्च अंतरतमाः ते सर्वे विहिताः। एक बार सूत्र बोला गया यरोनुनासिक अनुनासिको वा, जितने उदाहरण थे अनुनासिक परे रहते यर के, उनमें अनुनासिक होगा, तो अब उसमें होगा तो सदृशतम होगा। सदृशतम होने पर क्या होगा कि जो भी गकारादियों को गकारादि, यानी गकारादियों को गकारादि, चकारादियों को ञकारादि, सभी के साथ हम लगा लेंगे। तो अब उनमें क्या हो कि हम एक साथ ही सब में देख लिया जाएगा ये कि जिसमें स्थान और प्रयत्न दोनों मिल रहे होंगे। स्थान और प्रयत्न दोनों अंतरतमादेश होते हैं, इतना तो निश्चित है। तो स्थान और प्रयत्न दोनों यदि मिल रहे हैं तो उनमें तो वो सूत्र लग जाएगा। और किसी में क्या होता है, किसी में केवल स्थान मिलता है और किसी में केवल प्रयत्न मिलता है। अनुनासिक परे है, यर भी है, किंतु यदि वो दोनों नहीं मिल रहे हैं, क्या दोनों, स्थान या प्रयत्न, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो छट जाता है। बात समझ में आ गई। जिसमें दोनों मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि भाई इस कक्षा से बोलना है, तो अब जो बच्चे जिनको स्मरण भी है, विषय वस्तु भी ठीक है, उच्चारण भी ठीक है, प्रस्तुति भी ठीक है, वो जिनको अपना पूरा विश्वास है कि हम बोल सकते हैं, तो अपना खड़े हो गए। और जिनको थोड़ा भी संदेह है कि नहीं मुझे याद तो है पर मैं भूल जाऊंगी, या मैं क्या कहते हैं प्रस्तुति तो ये अच्छी है किंतु मुझे स्मरण नहीं है, तो एक भी चीज़ की यदि कमी तो अपने आप क्या हो जाएंगे, वो बच्चे सारे वो हट जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी वही कार्य होता है कि एक बार सूत्र बोला गया, सारे उदाहरणों में एक ही बार सूत्र बोला गया। अब उसमें क्या हो गया कि जो स्थान से भी प्रयत्न से भी मिल रहे थे उन सब में तो अनुनासिक हो गया, और जिसमें केवल स्थान मिल रहा था या जिसमें केवल प्रयत्न मिल रहा था या कुछ भी नहीं मिल रहा था, उन्होंने अपने आप क्या कर लिया, किनारा कर दिया, वो सूत्र वहाँ पर नहीं लगेंगे। बस समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, तो कहते हैं ये तो न स्थानतः नापि गुणतः, जो न तो स्थान से जो मिल रहे थे आदेश और स्थानीय, और न ही प्रयत्न से मिल रहे थे। स्थान मात्रेण गुण मात्रेण व अंतरतमाः, या केवल स्थान मिल रहा था या फिर केवल प्रयत्न मिल रहा था, तो ते सर्वे निवर्तिताः, वो सारे क्या हो गए, हट जाते हैं। अब आप घटाइए स्वर नयति में कि क्या स्थिति आपकी, क्या दोनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। स्वर नयति हमने यहाँ पर क्या किया था, अनुनासिक परे ये यर है, ठीक है। तो आपने स्थान तो मिला लिया, रा और णा का, क्या प्रयत्न मिल रहा है दोनों का, प्रयत्न मिलता है, नहीं मिलता। स्पृष्ट करणाः स्पर्शाः, ठीक है। और हाँ ऊष्माणा नहीं, और अंतस्था वो भी अलग चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि प्रयत्न नहीं मिल रहा है इसलिए प्रयत्न न मिलने के कारण से ये क्या हो गए, यहाँ पर स्थिति नहीं होगी। आई बात समझ में। जैसे तम कथम, यहाँ पर स्थान प्रयत्न दोनों मिलाया हमने तो तंग कथंग हो गया, ठीक है। चित्रम देवानाम दोनों मिलाएंगे तो चित्रन देवानाम हो जाएगा। किंतु स्वर नयति यहाँ पर केवल स्थान मिला, रा का मूर्धा णा का मूर्धा, किंतु प्रयत्न इनका नहीं मिला, इस कारण से वो क्या हो गया, रह जाएगा। बात समझ में आ गई। तो व्यक्ति पक्ष में दोष दिया था,
दोष किस में दिया था? व्यक्ति पक्ष में। लिखो वहाँ पर ऊपर, जहाँ पर दोष उठाया था वहाँ पर लिखो व्यक्ति पक्षे दोषः। ये आपको मतलब ध्यान में रहना चाहिए। जहाँ पर है ना कि स्वर नयति प्रातर नयति इत्यत्र यरो नुनासिके नुनासिको वा, वहाँ पर ऊपर ही लिख लो बगल में, या तो व्यक्तौ पक्षे। ठीक है, तो व्यक्ति पक्ष में दोष दिया, पर समाधान किस में होगा? आकृति पक्ष में। आकृति पक्ष का क्या सिद्धांत है कि उदाहरणों में सूत्र एक बार ही प्रवृत्त होगा। जब वो एक बार ही प्रवृत्त होगा तो वो कहते हैं जो आदेश और स्थानीय अंतरतम होंगे, स्थान और प्रयत्न दोनों से, वहीं पर अनुनासिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो न केवल स्थान से मिलते हैं न प्रयत्न से मिलते हैं, या केवल स्थान से मिलते हैं या केवल प्रयत्न से मिलते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, अब आप लिखने में इसी चीज़ को लिखेंगे। वो तो मैंने आपको घटाने के लिए समझाया, जो आपको प्रतियोगिता का या भाषण को जो हमने जो लौकिक उदाहरण आपको दिया, उसको उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। जब आप इसको लिखेंगे तो आप इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। एक समाधान हो गया? हो गया? आगे चलिए, अगले में आइए। कहते हैं द्विर्वचनेपि रेफस्य यर अंतर्भावे सति यर कार्यत्वं प्राप्तम। कहते हैं द्वित्व में भी क्या था कि रेफ को यर के अंतर्भाव होने पर, यानी रेफ यर के अंदर आ रहा था, इसलिए उसको यर कार्यत्वं प्राप्तम। यर कार्यत्व क्या था वहाँ पर? द्वित्वम। यर कार्यत्वं द्वित्वं प्राप्तम। तत् साक्षात् शिष्टेन निमित्त भावेन बाध्यते इति न द्विरुच्यते रेफः। कहते हैं उसमें भी क्या है कि जो निमित्त रूप में कहा गया है वो कभी भी निमित्ती नहीं बनेगा, है ना। कार्यमनुभवने कार्ये निमित्तत्वेन नाश्रयते। आगे बात समझ में। और यहाँ पर तो साक्षात शिष्टेन निमित्त भावेन, है ना, क्योंकि अब देखो उसमें क्या था, सूत्र का अर्थ आपका कि अच से उत्तर जो रेफ और हकार, अच से उत्तर जो रेफ और हकार, ठीक है, उससे उत्तर जो यर, ठीक है। तो हकार को तो निमित्त माना है ना, अच से उत्तर रेफ और हकार को साक्षात निमित्त के रूप में स्वीकार किया गया है। अच से उत्तर रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उसको द्वित्व होगा। तो रेफ को तो निमित्त के रूप में माना गया है ना, साक्षात निमित्त भावे न, है ना। क्या है पंक्तियाँ देखो, तस्मात् साक्षात शिष्टे न, शिष्टे यानी विहिते न, है ना, साक्षात विहित निमित्त भाव में है वो कौन? रेफ। सूत्र का अर्थ क्या है? रेफ और हकार से परे यर को द्वित्व होगा। तो रेफ को तो निमित्त माना गया द्वित्व का, आप उसी में कार्य कैसे करने लग जाएंगे? बात समझ में आ गई? तो इसलिए रेफ को द्वित्व कभी भी नहीं होगा। दोनों का समाधान हो गया। एक का समाधान किससे हुआ? आकृति पक्ष से। दूसरे का समाधान किससे हुआ कि जो निमित्त रूप में है उसको हम कार्य कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा सिद्धांत समझ में आ गया। इति न द्विरुच्यते रेफः, इसलिए रेफ को द्वित्व नहीं होता है। तीसरी बात देते हैं समाधान, कहते हैं अनुस्वारस्य यही परसवर्णः इत्येतपि अनुस्वारांतरतमं सकृत एव परसवर्णम विदधाति। इसका भी समाधान आकृति पक्ष से ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र एक बार ही उदाहरणों में प्रवृत्त होगा और उसमें क्या होगा, फिर अनुस्वार का जो बिल्कुल अंतरतम है वही वहाँ पर परसवर्ण होगा, ठीक है ना। और अब देखिए क्या होता है, कुंडम आगे रथेन था, यही किया था ना आपने, नहीं कुंडम रथेना, कुंडम रथेन। और दूसरा आप कोई देखिए जहाँ परसवर्ण होता है, जहाँ चित्रम करोति, चाहे एधाम चक्रे ले लीजिए आपको, ठीक है ना, एधाम चक्र लीजिए, जैसे मान लीजिए एधाम आगे चक्र है, यहाँ पर भी वही चीज़ घटाएंगे। क्या घटाएंगे कि अंतरतम बिल्कुल पूर्णतया होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अनुस्वार का अंतरतम जो परसवर्ण है तो उसके हिसाब से हम परसवर्ण लेते हैं और अनुस्वार का भी सवर्णी लेते हैं, किंतु रा का तो सवर्णी होता ही नहीं है। रेफोष्मणाम सवर्णाः न सन्ति। वर्णोच्चारण शिक्षा में स्पष्ट लिखा हुआ है
रेफोष्मणाम सवर्णाः न संति। रेफ और ऊष्म वर्णों का तो सवर्णी होता ही नहीं है। जब रेफ और ऊष्म वर्णों का सवर्णी ही नहीं है तो आप यहाँ पर परसवर्ण कैसे चलेंगी। दूसरा है रेफ वर्जिता यवलाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। ये भी वर्णोच्चारण शिक्षा में है। कहाँ पर है ये? वर्णोच्चारण शिक्षा में है। रेफ वर्जिताः यवलाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। तो जब रेफ का ऊष्म वर्ण है ना, अच्छा हाँ, रेफ का तो सवर्ण ही नहीं है, ठीक है। कई तरह से इसको बोला गया, अंतस्थाः द्विप्रभेदाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च ऐसे करके। तो जब रेफ का परसवर्ण ही नहीं है तो आप इसका क्या परसवर्ण करेंगे। बात समझ में आ गई भाई। अन्यों का तो सवर्ण ही है, चा का सवर्ण यहाँ है और का खा गा का सवर्ण यहाँ है। तो जिसका सवर्ण होगा उसको तो आप कर लेंगी, जिसका सवर्ण ही नहीं है उसको आप परसवर्ण कहाँ से करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी दोष खत्म। तीनों दोष खत्म हो गए। कौन कौन से? स्वर्णयति और कुंडम रथेन आकृति पदार्थ में हुआ और व्यक्ति पक्ष में दोष था। और इसका क्या हो गया, जो दूसरा था वो साक्षात निमित्त रूप में ही उपदिष्ट था, तो उसको कभी कार्य नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। तो न सवर्ण न च रेफस्य अनुस्वारांतरतम सवर्ण अस्ति। रेफ का अनुस्वार अंतरतम सवर्णी है ही नहीं, इस कारण से उसमें परसवर्ण नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलिए, कहते हैं अच्छा एक समाधान और कर लीजिए। अब वो क्या है, कहते हैं अटाम मध्य, अटों के मध्य में विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपधमानीयानाम अपि उपदेशः कर्तव्यः। अटों के मध्य में ही विसर्जनीय जिह्वामूलीय और उपधमानीय जो हैं उनको भी आप अट के अंतर कर दीजिए। ठीक है, ये अयोग वहाँ है वस्तुतः, तो इनका उपदेश करिए। कहते हैं किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है भाई कि इनको आप अट के अंदर मान लीजिए। कहते हैं ये प्रयोजन है उरह केण उरह केण उरह पेण उरह पेण अत्र अड्व्यवाये इति नत्वम यथा स्यात्। आप क्या करते हो, उरस आगे पेन, उरस आगे मतलब उरस पर शब्द है और उसका तृतीय में बना लिया आपने, तो क्या बन गया, उरस आगे तृतीय में बना करके पेन, सब आपने विसर्ग कर लिया, उरह पेन। उसके बाद यहाँ पर सूत्र लगता है कुपवो कपौचा। वो क्या करता है, कवर्ग पवर्ग के परे रहते विसर्जनीय को जिह्वामूल्य और उपधमानीय आदेश होते हैं। आपको पता ही है कि यदि पवर्ग परे होता है तो उपधमानीय होता है और कवर्ग परे होता है तो उसी की जिह्वामूली संज्ञा है। चीज़ एक ही है और इसका चिन्ह क्या है, ये, इसका चिन्ह क्या है, ये है। यदि इधर का होगा तो जिह्वामूली माना जाएगा, कवर्ग होगा तो, यदि पवर्ग होगा तो उपधमानीय होता है। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको नत्व करना है। ठीक है, रेप से उत्तर है, पवर्ग का व्यवधान है, अट का व्यवधान है, नत्व कर लेंगे। किंतु बीच में इसका भी तो व्यवधान है, चाहे विसर्जनी रखिए चाहे जिह्वामूली कर दीजिए, व्यवधान है कि नहीं। तो इसमें तो फिर नत्व नहीं हो सकता था। इसने कहीं अट के अंतर्गत आप क्या कर दीजिए, विसर्जनीय जिह्वामूल्य और उपधमानीय इनको भी उसी के अंतर्गत मानिए, तो अब अट के व्यवधान में ये आ जाएगा और नकार को नकार आदेश हो जाएगा। बात आई समझ में, क्या समझे बोलो। यहाँ पर किया है तो हमको जब नत्व करना है, किस सूत्र से नत्व करना है, अट को वायपी से। वो क्या कहता है, के व्यवधान होने पर भी एक वर्ष का उत्तर नत्व होता है। तो यहाँ पर अट में तो पढ़ा नहीं गया है, तो इसका व्यवधान होगा, नत्व नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अब इसको हम क्या मान लेंगे, अट के अंतर्गत मान लेंगे और उसको नत्व कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपका ये हयवरट सूत्र पूर्ण हुआ है ना। तो 3 दोष दिए थे। दोष क्यों उठाया था, क्या दोष उठाया था, किस वर्ण के इधर उधर करने पर, रेफ, रेफ को यकार से परे रखा गया है जहाँ पर है यह वर, तो इसलिए वो किस प्रत्याहार में आ जा रहा है, यार और यह में आ जा रहा है, इसलिए दोष हैं। तो उनको आप क्या कर दीजिए, पहले कर दीजिए।
तो पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई दोष नहीं है। क्या समाधान दिया? दोष किस पक्ष में था? समाधान किस में किया? आकृति पक्ष में। क्या होता है कि अगर एक उदाहरण को घट रहा है अच्छे से तो फिर उसका हाँ, वो सूत्र चरितार्थ मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया? समाधान हो गया। ठीक है, और करें। चलो कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। लण ल इत्येकं वर्णम् उपदिश्य पूर्वाश्चन्ते णकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः अनुदित सवर्णस्य चाप् प्रत्यय इति अकारेण इणको इति ईकारेण इक्वणिति इति यकारेण। ठीक है, कहते हैं अब आगे इण ग्रहणानि सर्वाणि परेण णकारेण अणग्रहणानि तो पूर्वेण अनुदित सवर्णस्य चाप् प्रत्यय इत्येतत् एव एकं परेण। ये आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति परिभाषिक में, तो आप उसको निकाल करके देखिएगा कि जितने भी इण ग्रहण वाले वो हैं उन सब में परनकार लिया जाता है, अण ग्रहण वालों में पूर्णकार लिया जाता है, अनुदित को छोड़ करके। कैसे है क्या ही आप लोग को उसमें बताया था, आप लोग उसको पूरा निकाल करके देखिएगा। फिर कहते हैं कि क्यों जी ये जो अनुदित सूत्र है ना, उसमें आप अनुदित सूत्र क्यों बनाते हैं? आप अजुदित सूत्र भी तो बना सकते थे। क्या बना सकते थे? अजुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र बना देते। क्यों? क्योंकि जो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र वो क्या कराता है? सवर्णियों का ग्रहण कराता है। और सवर्णी किसके होते हैं? अचों के ही तो हैं। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ यौ हा या वा रा ला, इन सब का तो कोई सवर्णी का मतलब ही नहीं है। तो आप अनुदित सूत्र बना रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आपको समझाना पड़ता है कि उसमें परनकार लिया जाता है। तो इससे अच्छा क्या था कि अजुदित सूत्र बना देते, आपको फिर ये सारी कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब और केवल उसी के ही सवर्णियों का ग्रहण होता है। तो कहते हैं कि नैवम, तो वही कह रहे हैं अथ किमर्थम अच ग्रहणम एव एतन्न क्रियते। ये अनुदित सूत्र में अच ग्रहणी क्यों नहीं कर दिया जाता? अनुदित प्रत्याहार क्यों पढ़ाया जाता है? कहते नैवम शक्यम, ऐसा नहीं हो सकता था। आपको बहुत आसान लग रहा है कि अजुदित कर देने पर आसानी होती। कहते नहीं। क्यों? अंतस्थानानामपि ही सवर्णानाम ग्रहणम इष्यते। कहते हैं आपको ऐसा ज्ञात है कि केवल अचों के ही सवर्णी होते हैं, पर आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अंतस्थ वर्णों के भी सवर्णी होते हैं। अभी आपको बताया था अंतस्थाः विप्रभेदाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। पहले लगा लेंगे रेफ वर्जिता, है ना। तो रेफ वर्जिताः अंतस्थाः विप्रभेदाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। वर्णोच्चारण शिक्षा पूरी दोहरा करके आएगा सूत्र, आपको ये सूत्र मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, कि जो रेफ को छोड़ करके अंतस्थ हैं वो दो भेद वाले हैं। कौन कौन से? सानुनासिक और निरनुनासिक। तो अब यदि हम अजुदित सूत्र बनाते तो य व ल छूट जाते, उनके सवर्णियों का ग्रहण नहीं हो पाता। जहाँ भी यर य इत्यादि ग्रहण किया गया उनमें हमको क्या आवश्यकता थी कि यदि सानुनासिक का है तो निरनुनासिक को भी होवे, निरनुनासिक है तो सानुनासिक को भी होवे। किंतु यदि अजुदित सूत्र बनता तो फिर उनके सवर्णियों का ग्रहण नहीं हो पाता, जो कि हमें इष्ट है। बस समझ में आ गई। कहते अंतस्थानानामपि सवर्णानाम ग्रहणम इष्यते। कहाँ पर इष्ट है? संयंता संवत्सरः यल्लोकम तल्लोकम इत्यत्र अनुस्वारस्य अनुनासिके ययि परसवर्णे कृते तस्य यर ग्रहणेन ग्रहणात् द्विर्वचनम यथा स्यात् इति। देखिए कापी में स्थिति लिखते रहना, इससे देख के संतुष्ट मत हो जाना। समयंता, ठीक है, समयंता। इसी प्रकार से संवत्सर, ठीक है, यम लोकम, यम लोकम। तीनों स्थितियां आपने लिख ली। अब हमने यहाँ पर क्या किया? अनुस्वारस्य यही परसवर नहीं, नश्चा पदान्तस्य
शब्द अंत से जरिए लगेगा मोनुस्वार। क्या लगेगा यहाँ पर? मोनुस्वार। मकार को अनुस्वार हो गया। ठीक है, हल के परे जाते, हल परे मकार को आपने अनुस्वार कर दिया, सब जगह क्या बन गया आपका? अनुस्वार हो करके सम सम समयंता बन गया। आ गया समझ में इतना आपको? अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसको अनुस्वार से यही परसवर्ण लगाया हमने। क्या लगाया? अनुस्वार से यही परसवर्ण। इसने कहा कि अनुस्वार को य के परे थे परसवर्ण होता है, ये अनुस्वार है, ये पर हमको परसवर्ण करना है। परसवर्ण क्या करेंगे? वहाँ भी परसवर्ण था पर रेफ का सवर्ण नहीं था, इसलिए आपने सवर्ण नहीं किया, पर यहाँ पर तो है सवर्ण। तो यहाँ पर क्या सवर्ण होगा? सानुनासिक इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सानुनासिक इया। इसको ऐसे लिखेंगे। आगे सुनिए, व को कैसे लिखेंगे? सानुनासिक व। और ल को कैसे लिखेंगे? सानुनासिक ल। है ना? लिख लीजिए इसी तरह से आप लोग। अलग लिखिए स्थिति को नीचे, हाँ मतलब अलग लिखिए। पहले आपकी उसमें उसी में कांटा मत किया करो। आपने एक स्थिति लिखी थी सम सम की, फिर दूसरी स्थिति लिखी अनुस्वार की, तीसरी लिखिए फिर परसवर्ण की, जो कि सानुनासिक परसवर्ण हो गया। हो गया? समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो हो गया। तो एक तो पहले आपको इसके लिए आवश्यकता हुई कि आपको परसवर्ण करना है। तो परसवर्ण कैसे होता? यदि वो अणुजित सूत्र नहीं बनता। अब आपने परसवर्ण कर लिया, अब इसके बाद फिर एक सूत्र लग रहा है अचोराहाभ्याम द्वे, अनचिचा। इसमें क्या लग जाएगा? अनचिचा। इसका अर्थ होता है अच से उत्तर अनच परे हो तो यर को द्वित्व होता है। क्या अर्थ है सूत्र का अनचिचा का? अच से उत्तर अनच परे हो तो यर को द्वित्व होता है। यहाँ पर देखिए सा का अ अच है और य अनच है। किसको द्वित्व करना है? यर को द्वित्व करना है। अब वहाँ पर यर में तो निरनुनासिक पढ़ा है, य व र, ये कैसा पढ़ा है? य व र ल, निरनुनासिक पढ़ा है। तो फिर तो ये उसमें यर में नहीं आ सकता था। बस समझ में आ गई? जैसे वहाँ पर अ, फिर अनुचित सूत्र से हम आ को भी ग्रहण करते हैं सवर्णी, जबकि आ नहीं पढ़ा होता फिर भी हम अक में क्या मानते हैं? दीर्घ प्लुत दोनों को मानते हैं, उसके सवर्णियों को लेते हैं। तो जिसका जो सवर्णी होगा वही ना लेंगे। सानुनासिक निरुनासिक भी लेते हैं अच में, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी लेते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित भी लेते हैं। या व ला का सवर्णी कौन है? सानुनासिक और निरनुनासिक। यदि सानुनासिक है तो निरनुनासिक का भी ग्रहण होगा, निरनुनासिक है तो सानुनासिक का ग्रहण होगा। अब इनको हमने परसवर्ण कर दिया। परसवर्ण करने पर अनुस्वार और पर का सवर्णी मिलकर के सानुनासिक यहाँ हो गया। अब हमको यर को द्वित्व करना है। यर प्रत्याहार में कैसा या पढ़ा हुआ है? निरनुनासिक पढ़ा है, तो सानुनासिक या उसमें नहीं आ सकता था। किंतु अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र से क्या होता है कि अण के अंतर्गत यह आता है और यह अपने सवर्णी का ग्रहण कराता है। तो उस निरनुनासिक या का सवर्णी कौन होगा? निरनुनासिक या का सवर्णी कौन होगा? सानुनासिक या। निरनुनासिक व का सवर्णी कौन होगा? सानुनासिक व। और निरनुनासिक ल का सवर्णी कौन होगा? सानुनासिक ल। और निरनुनासिक र का सवर्णी क्या होगा? ठीक याद है आप लोगों को, रेफ का सवर्णी नहीं होगा। तो आवश्यकता किसके लिए है? य व और ल के लिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं आई? आ गई। तो शंका की गई थी कि आप अजुदित सूत्र क्यों नहीं बना देते हैं। उनके तो दिमाग में यही है कि केवल अचों के ही सवर्णी होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इतना व्याख्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस इन ग्रहण सारे प्रणकार से होते, अण ग्रहण सारे पूर्णकार से होते। तो कहते हैं कि नहीं, हमको अंतस्थानानामपि या व ला के भी सवर्णियों का ग्रहण इष्ट है। और यह आपको बता दिया गया कि द्विप्रभेदाः अंतस्थाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। तो अब जब इसका सवर्णी या हो गया और प्रत्याहार में निरनुनासिक या पढ़ा गया है, तो सानुनासिक या भी केस में आएगा, यर में माना जाएगा और इसको द्वित्व होगा। ठीक है? तो अब क्या द्वित्व होगा? इसी प्रकार से, ठीक है ना? कैसे द्वित्व हो जाएगा? तो एक सानुनासिक रहेगा और एक निरनुनासिक रहेगा। एक क्या रहेगा? सानुनासिक रहेगा और एक निरनुनासिक रहेगा। तो जो द्वित्व होगा तो उससे पहले एक या का प्रयोग और हो जाएगा। तो अब कैसे लिखेंगे आप संयंता को? आया समझ में?
और फिर यंता। नहीं, वो गलत है, सा पे नहीं आएगा, या पर ही आएगा। ठीक है, तो संयंता, संवत्सर आ गया समझ में। तो इस प्रकार से हमें अंतस्थ वर्णों के भी सवर्णियों का ग्रहण इष्ट है। दोनों जगह इष्ट हो गया, य में भी और यर में भी, इसलिए अनुलित सूत्र बनाया गया है। ठीक है, शंका समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात और कहते हैं छोटी सी, कहते हैं हकारादिशु अकार उच्चारणार्थ। ह य व र ल य म ङ न जितने भी हल्लों का उपदेश किया गया प्रत्याहार सूत्र में, उन सब का जो आकार है वो किसके लिए है? उच्चारण के लिए है ना, प्रत्याहार में ग्रहण के लिए नहीं है। नहीं तो फिर तो अ का सब जगह ग्रहण होने लगता है। तो जो मतलब आकारों को छोड़ करके जो हल हैं, व्यंजन हैं, वही उसमें लिए जाते हैं। हकारादिशु अकार उच्चारणार्थ न अनुबंध, वो अनुबंध नहीं है। यदि अनुबंध होते तो प्रत्याहार बनाने लगते वो। कहते किंतु लकारे तु अनुनासिक प्रतीच्यायते, लकार में अनुनासिक माना गया। अनुनासिक होने से उपदेश में जो अनुनासिक है उसकी संज्ञा हो जाएगी, यानी वो अनुबंध है लण में। अब जब लण का अ अनुबंध माना गया तो र प्रत्याहार बन गया। ह य व र और ल, तो र का आदि ले लिया और ल का अंत ले लिया। तो जो उरण रपर सूत्र है उसमें र को क्या मान लिया गया? प्रत्याहार। और रिवर्ण के स्थान पे अण होते होते रपर के अंतर्गत र और ल दोनों मान लिया जाता है। ये एक बात कह रहे हैं। बात समझ में आ गई कि जो ह या म ग न इत्यादि में जो आकार है वो बस केवल उच्चारण के लिए, उसको अनुबंध नहीं मानना कि आप उसकी संज्ञा करेंगे। किंतु जो ल है उसमें उसको अनुबंध माना, अनुनासिक मान करके अनुबंध मान लिया और आ की इत संज्ञा करके र प्रत्याहार बना दिया। रपुरन रप्रत्यत्र प्रत्याहार ग्रहणात् लपरत्वम अपि भवति, उससे फिर क्या हो जाता है? लपरत्व होता है कि नहीं होता है? तो इसमें कह तो दिया गया किंतु ये भाष्य विरुद्ध है। काशिकाकार ने इसको माना है किंतु महाभाष्यकार ने ऐसा नहीं माना। तो आप इतने में ब्रैकेट लगाइए, हकारादिशु में ह में ब्रैकेट लगाइए भवति तक, और वहाँ पे बगल में लिख दीजिए भाष्य विरुद्ध। भाष्य में है ना, भाष्य में क्या माना गया है? ऋकारस्य लपरत्वम वक्ष्यामि, ऐसा स्पष्ट वार्तिक कही गई है। उसमें देखिए र प्रत्याहार मानने में दोष क्या आएगा कि उधर तो रिवर्ण के स्थान पे बात कर रहे हैं, तो रिवर्ण के स्थान पे तो रैफ ही होता है ना, रपर ही होता है। लपर किसके स्थान पे होगा? वो तो री को यदि करेंगे तब होगा, तो फिर इसलिए वो चीज़ नहीं घट पाती है पूरी। तो काशिकाकार ने इसको इस रूप में माना है क्योंकि अन्य सिद्धांत कौमुदी इत्यादि वालों ने इस प्रकार से स्वीकार किया है, किंतु महाभाष्यकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए भाष्य विरुद्ध है। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों सूत्र पढ़ लिए, हयावरट भी और लण भी, दोनों में लगभग एक ही जैसे दोष थे, तो इस कारण से मैंने उसको एक साथ ले लिया। तो बात समझ में आ गई कि रेफ का बाद में उच्चारण करने पर वो यर और य प्रत्याहार में आ रहा था, जिससे उन कार्यों की प्राप्ति हो रही थी, उसका समाधान आकृत पक्ष में मान करके इन्होंने कर दिया। लण में प्रश्न उठाया कि अजुदित सूत्र क्यों नहीं बना देते हैं, तो कहा कि यदि अजुदित बनाते तो या व ला का सवर्णी का ग्रहण नहीं हो सकता था, और उनके भी हमें सवर्णियों को कार्य इष्ट हैं, तो वो भी आपको बता दिया गया। तो इस प्रकार से ये दोनों सूत्र आपके पूर्ण हुए। अगला सूत्र आपका अच्छा नहीं, ठीक, अब आगे सूत्र यमगणना कल करेंगे।